नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 25 मई के करंट अफेयर्स में। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन है और जो लोग डेली संस्करणों को देख रहे हैं उन सबका धन्यवाद। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में सागा दावा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी सिक्किम? इसका सही उत्तर है डी सिक्किम। सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हाल ही में ही सागा दावा का महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। हर साल प्रतिवर्ष यह उत्सव मनाया जाता है भगवान बुद्ध की याद में। तो इसमें ये याद रखना आपको, महायाना बुद्ध के धर्म के अनुयायी लोग इसको हर साल मनाते हैं। बुद्ध के दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे बुद्ध धर्म, एक महायान एक हीनायान। जो सेंट्रल एशिया, चाइना, यहाँ सब में इनको पूछते हैं वो महायान बुद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। और वहीं जो हमारे श्रीलंका है, बाकी कंट्रीज हैं, वहां पर हीनायान। यह त्योहार भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु की परिनिर्माण का स्मरण करता है। ठीक है। वही सिक्किम में बौद्ध त्योहार कौन कौन से और मनाए जाते हैं? एक है द्रुक्पा त्योशी, जो कि सारनाथ में भगवान बुद्ध का पहला उपदेश, भगवान सारनाथ में पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, ध्यान रखिएगा। तो उसका फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है द्रुक्पा त्योशी। वहीं पांग लभासोल फेस्टिवल मनाया जाता है, माउंट कंचनजंगा को समर्पित करते हैं। माउंट कंचनजंगा हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग बोलते हैं K2 है, पर K2 हमारे ये पाक ऑक्यूपाइड चाइना में है, ध्यान रखिएगा। ऑक्यूपाइड कश्मीर में पार्ट, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन को। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल कौन है? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। वहीं हम सिक्किम का मैप देख लेते हैं। सिक्किम देख लिए, ये आपका स्थित है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। ठीक है। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक रास्ता है नॉर्थ ईस्ट कंट्री जाने का। जो सेवन सिस्टर्स, ध्यान रखना है, सेवन सिस्टर्स जो बोलते हैं, सेवन सिस्टर्स स्टेट में सिक्किम नहीं आता है। ठीक है। ये सारे राज्य हैं जो सेवन स्टेट्स में आते हैं। सिक्किम किन किन दो देशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है? तो ध्यान रखिए, एक भूटान और एक नेपाल। ठीक है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, भूटान की कैपिटल थिम्पू, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कंचनजंगा यहीं पर स्थित है। इसके साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले जर्मन लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जर्मन ऑथर कौन है? टाइम शेल्टर, जेनी एर्फेनबेक या यूली नवलान्या या कामारीता? कामारीता के बारे में आप तो जानते ही होंगे। ये अभी तक का 30 बार लगातार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट को लगातार 30 बार फतेह करने वाली एक इकलौती महिला है, ये ध्यान रखिएगा। वही इसका आंसर है बी, जेनी एर्फेनबेक को मिला है, ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। वही टाइम शेल्टर को 2023 का बुकर प्राइज मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ हम देख लेते हैं कि इनको किस उपन्यास के लिए मिला है। तो उपन्यास का नाम है कैरावस। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से जाना जाता था, ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित कौन देता है देश? यूनाइटेड किंगडम, यूके देता है। एक अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। तो ये मैन बुकर प्राइज ही है। उद्घाटन इसका कब हुआ था? सबसे पहला संस्करण 2004 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, शुरुआत हुई थी। पहले विजेता कौन थे? इस्माइल कदारे। अच्छा, इसमें पुरस्कार में कितना पैसा दिया था? 50,000 पाउंड, ध्यान रखिएगा, पाउंड की बात हो रही है। ठीक है। मैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में एवियन फ्लू H1N1, ठीक है, एवियन फ्लू संस्करण पहली बार किसी मनुष्य में पाया गया है? तो ध्यान रखिए, ये जो एवियन फ्लू होता है, सॉरी इसका नाम है एवियन फ्लू। तो एवियन जो इन्फ्लुएंजा है, ये पहली बार किस में पाया गया? तो ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इंसान में पाया गया, जो कि एक बहुत बड़ा संज्ञान लेने का विषय है। क्योंकि खासकर ये H1 जिसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं, ये किसमें होती है? जानवरों में पाया जाता है। तो जानवरों वाली जो बीमारी इंसानों में पाई जाने जाने, तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं महामारी की तरफ ये बढ़ रहा है। वही दूसरा केस इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था, ध्यान रखिए, दूसरा केस संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था। तो ऑस्ट्रेलिया में इसका पहला मामला है, संयुक्त राज्य में दूसरा मामला है। ठीक है। वहां
मिशिगन की स्टेट है उसमें आया है। वहीं स्थानीय के बीच प्रसारित होने वाले मानव महामारी पैदा करने की इसकी क्षमता है। मानव महामारी जैसे कोविड आया था मानव महामारी, तो मानवों में अगर एक बार किसी चीज का बीमारी का जो जानवरों को होती है अगर वो मानवों में प्रवेश कर जाती है तो ये समझ लें मानव से एक मानव से दूसरे मानव में फैलने में उसको ज्यादा समय नहीं लगता, इसीलिए इसमें बचाव बहुत जरूरी है। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू, एवियन एक टाइप ए वायरस है। कैसा है? टाइप ए वायरस है जो कि संक्रमण के कारण होती है। यह एक आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है किस प्रकार का वायरस है, तो आपको ध्यान है आरएनए वायरस है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कैसा वायरस होता है, इसमें टाइप ए वायरस है। फिर आ सकता है कि पहला मामला कहाँ आया था, तो ऑस्ट्रेलिया में आया था, ये आपको ध्यान देना है। वहीं जानवरों में पाया था जैसे मैंने आपको बताया। उसी के साथ वहीं अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को सैक्रामेंटो यूएस में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ए दलवीर भंडारी, बी जया बदिगा, सी रुचिका कंबोज या डी कमला हैरिस। इसका सही उत्तर है बी जया बदिगा। ध्यान रखिए जया बदिगा, ये इनकी इमेज है, ये इनका फेस है, फोटो है। देखिए कई बार क्या होता है हमको प्रश्न कैसे याद आते हैं? फोटो से। तो कई बार आप फोटो जरूर देखा करो, एक मेमोरी बनती है हमारी, इमेज मेमोरी बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हमारे रहती है। तो एग्जाम में जब आप एग्जाम हॉल में होगे कुछ याद ना आए, अगर फोटो याद आ गया आप तब भी आंसर कर सकते हो। कहीं ना कहीं इतना तो पक्का है कि गलत को तो हटा ही दोगे आप। वहीं दलवीर भंडारी कौन है? दलवीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज नियुक्त हुए हैं इंडिया की तरफ से। रुचिका कंबोज यूएन यूनाइटेड नेशन में हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, यूएन को रिप्रेजेंट करती हैं भारत की तरफ से। वहीं कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है यूएस में, ये भी इंडियन बॉर्न है, ये भी। ठीक है। उसी के साथ देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। वही बैडी कैलिफोर्निया में जज, ये अभी हाल ही में नियुक्त हुई हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लेते हैं जिसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ये पेपर एक पेन लेके प्लीज ये सब लिखते रहिए, याद नहीं रहेगा आपको, किसी को नहीं रहता यार। इंसान है, इंसान की मेमोरी बहुत कम होती है। कहने को बात है कि देखो दिमाग शार्प होना अलग चीज है, मेमोरी अलग चीज है। मेमोरी का तो एक लिमिटेड है ना भाई, 2 GB की मेमोरी है उसमें 10 GB भर रहे हो तो कहीं ना कहीं होगा ना। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। ये कौन से नंबर की, आप बता सकते हो? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 47वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। संसद, यहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं। हमारे यहाँ के जैसे पार्लियामेंट है ना, तो उसको यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। ऊपरी सदन को जहाँ हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? राज्यसभा, यहाँ बोलते हैं सीनेट। और निचले सदन को यहाँ बोलते हैं प्रतिनिधित्व सभा। ब्रिटेन से स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 में मिली थी और दुनिया का सबसे पुराना संविधान मिल गया 1788 में, आपको ध्यान रखना। और विश्व में तकरीबन ऐसे 200 पद हैं जिसमें इंडियन डायस्पोरा तो इंडिया के लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पद पर अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, ये भी इंडियन बॉर्न है, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, भारतीय वन्य जीव संस्थान की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? ए वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश या डी कर्नाटका। इसका सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। जो लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, आई मीन उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पेट के, यूपी ट्रिपल एससी की, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की, उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन है, तकरीबन पूरे भारत में 4000 डॉल्फिन हैं, उनमें आधी तो उत्तर प्रदेश में है, 2000, ये आपको ध्यान रखना है। तो गंगा डॉल्फिन जो एक राष्ट्रीय जलीय जानवर है, हमारे देश का एक्वेटिक एनिमल कौन सा है राष्ट्रीय जलीय? तो गंगा डॉल्फिन, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार लगभग 4000 डॉल्फिन गंगा और उसकी सहायक नदियों में। गंगा की सहायक नदियां कौन सी है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए गंगा की सहायक। अच्छा, यहाँ से गंगा आई, ये आपकी जो इस तरफ बहती हैं इनको बोलते हैं लेफ्ट बैंक, ठीक है, जिस दिशा में बहती हैं इस दिशा में ना, और यहाँ से जो जुड़ती हैं राइट बैंक। तो राइट बैंक को मैं बताता हूँ यमुना, यमुना इसकी राइट बैंक है। टोन्स, तो आपको क्या, बाकी मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। यूपी सरकार ने चंबल को डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2019 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की मंजूरी, लुप्त प्राय जानवर है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की मंजूरी कब मिली थी? 2019 में।
और ये लुप्त प्राय जानवर है। पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन कि भाई कैसा एनिमल है, एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड मतलब IUCN की लिस्ट, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट में लुप्त प्राय है। नमामि गंगे कब स्टार्ट हुआ था? 2014 के पहले उद्देश्य था 2030 तक डॉल्फिन की आबादी को स्थिर और दुगुना करना है। उसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में नेपाल ने पुष्टि के साथ बिस्मटेक चार्टर भी लागू किया है। कृपया हमें बताएं कि बिस्मटेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000, 1998, 1997 या 2004? इसका सही उत्तर है सी, 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। जब शुरू में अच्छा पहले बिम्स्टेक की आप फुल फॉर्म देख लीजिए। बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। तो इसका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। कैसा है? क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना 1997 में हुई थी बैंकॉक घोषणा में। कब हुई थी? बैंकॉक घोषणा। तो इसमें हस्ताक्षर हुए थे। मुख्यालय इसका कहाँ है? ढाका बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल। प्रारंभ में सिर्फ इसमें 4 सदस्य थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है देखो ऐसे घुमा के, इस प्रारंभ में कितने देश थे? तो ध्यान रखना 4। मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। 2004 में इसका नाम बदल के बिम्स्टेक रखा गया था। क्यों? क्योंकि इसमें और भी देश जुड़ गए थे, जैसे कि अब वर्तमान में इसमें 7 सदस्य हैं। पहले थे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। उसके अलावा इसमें थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान, इन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। सार्क की वही हम सार्क को देख लेते हैं। क्यों सार्क को मैंने यहाँ लाया? बात ये कह रहे हैं सब कि आने वाले टाइम में बिम्स्टेक जो है ये सार्क को रिप्लेस कर देगा। इट विल रिप्लेस सार्क। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू, नेपाल। काठमांडू, नेपाल, ये आपको ध्यान रखना है, नेपाल। इसमें 8 देश हैं। इसमें 8 देश हैं, भारत के पड़ोसी 8 देश। उसके साथ ही मैप देख लीजिए बिम्स्टेक का। अच्छा, बिम्स्टेक के इस मैप में एक चीज आप जरूर देखेंगे, इसमें पूरा बता गया इसका कारण क्या था। तो बिम्स्टेक का कारण था रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को। इसमें साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशिया के देश ही हैं बस। वहीं आप देखिए मेंबर कंट्रीज को ना, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, इनकी लोकेशन ये देखिए। ये आपका म्यांमार हो गया, ठीक है, ये आपका थाईलैंड हो गया, और ये कौन सा देश है आप बताइए? और ये आपका बांग्लादेश हो गया, ये आपका नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया। तो यही सब खासकर आस पड़ोस मैंने बताया ना, ये आपका श्रीलंका हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को इसमें से हटा दिया गया है। मेन तो वही है, सारे सार्क के देश ही हैं। एक म्यांमार अलग जुड़ गया है, बाकी थाईलैंड अलग जुड़ गया है, बाकी सब वही देश हैं। आपको ध्यान रखना है। इसलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2.7 ट्रिलियन है इनकी, टोटल पॉपुलेशन 1.5 बिलियन। अब तो और ज्यादा हो गई है। अगला प्रश्न है, उथला जल भ्रम प्रबंधन मॉडल हाल ही में तेलंगाना में शुरू किया गया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय किस योजना का हिस्सा है? स्वच्छता भारत मिशन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, नमामि गंगे मिशन। आपको याद होगा ये सारे जो मिशन है ऊपर के, ये सब आवास और शहरी मंत्रालय के हैं। आपको ध्यान रखना है बहुत सारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना। इसका सही उत्तर क्या है? अमृत मिशन। ये आपको ध्यान रखना, बी अमृत मिशन का सही उत्तर है, बी अमृत मिशन, ठीक है। और ये सारे तीनों ये स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ये किसका प्रबंधन है? ये आवास और शहरी मंत्रालय का। उसके साथ आइए देख लेते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पहलू। जैसे अमृत मिशन कब लॉन्च हुआ गया था? 2015 में। संबंधी मंत्रालय आवास और शहरी मामले। इसका उद्देश्य क्या था कि हर घर नल और सीवरेज कनेक्शन की सुविधा को अप्लाई करवाना और स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से बदलना, जिसमें उड़ीसा की रैंकिंग सबसे 1 पे है। उड़ीसा सबसे टॉप पे है। वहीं स्मार्ट सिटीज का देखें तो केंद्रीय आवास शहरी मामले मंत्रालय से 25 जून 2015 को, कब 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। 100 शहरों का चयन किया गया था। प्रतिवर्ष हर शहर को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अपने व्यवस्था बनाने के लिए। व्यवस्था में क्या क्या है? एक अच्छी जिंदगी, शहरी जिंदगी, जिसके अंदर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बढ़िया अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज हो।
इसकी पूरा होने की तारीख है 4 जून 2024, बहुत ही नजदीक आ गई है, इसलिए प्रश्न आया था। यूपी के इसमें 10 शहर है, ध्यान रखिएगा। वहीं नमामि गंगे प्रदूषण के प्रभावी उपसन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण के कार्यकाल के लिए इसको बनाया गया था, जो कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था। आप मुझे कि नमामि गंगे कब लॉन्च हुआ था, नमामि गंगे कब लॉन्च हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मालदीव फॉरेन मिनिस्ट्री, आईसीसी या यूनेस्को? इसका सही उत्तर है ए, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने हाल ही में लेट्स मूव कैंपेन स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को गेम्स के प्रति रुचि बढ़ाना, और पेरिस में हो रहा है, पेरिस में इस साल का हो रहा 2024 का समर ओलंपिक्स 2024 का, हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स फेडरेशन ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से लेट्स मूव इंडिया कैंपेन शुरू किया। वहीं 2022 का ओलंपिक बीजिंग में हुआ था, ठीक है, बीजिंग चाइना की राजधानी है, जिसे शीतकालीन ओलंपिक्स कहते हैं। और वहीं पेरिस में 2024 में ग्रीष्मकालीन हुआ। अच्छा, शीतकालीन ग्रीष्मकालीन, और वहीं हम देख रहे हैं ओलंपिक के हर 4 साल में आयोजित होता है। तो आप कंफ्यूज हो रहे थे भाई 22 में होता है 24 में कहते, ये शीतकालीन ग्रीष्मकालीन के हर 2 साल, जैसे अभी 2 साल 4 साल है ना, 4 साल बाद अब शीतकालीन होगा, मतलब 26 से स्टार्ट होगा, 26 से शीतकालीन विंटर होगा। अगला प्रश्न है, शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल प्रशंसा की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट या तिरुवनंत एयरपोर्ट? इसका सही उत्तर है डी, तिरुवनंत एयरपोर्ट। तिरुवनंत जो कि केरला में, केरला है तिरुवनंत, केरला की राजधानी भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, केरला के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सीएम का क्या नाम, केरला के सीएम का क्या नाम? वही सतत विकास के लिए उत्कृष्ट के लिए भारतीय उद्योग परिषद CII IT द्वारा सम्मानित किया गया है। तो किसने अवार्ड दिया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज में दिया है। अभी हाल ही में इसके प्रेसिडेंट तो किसको बनाया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। एस पुरी, ध्यान रखना, एस पुरी। स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन के 5R सिद्धांत है। किसी भी चीज को अपशिष्ट रूप से अगर आप उसको रियूज करना चाहते तो 5R को ध्यान रखिए, सिद्धांत करते हैं। पुनः उपयोग करें, पुनर्वाचित करें, रिसाइकल करें और पुनः प्राप्त करें। अंग्रेजी में अगर देखें तो बहुत आसान हो जाता है। 5R, रिड्यूस, रीयूज, रिप्रोसेस, रिसाइकल एंड रिकवर। वहीं हर साल प्रतिवर्ष यूके की एक कंपनी है स्काई ट्रैक्स, जो कि हर साल एयरपोर्ट्स की रैंकिंग को दर्शाती है, ले आती है हर साल की, भाई हर साल एयरपोर्ट की रैंकिंग्स को प्रकाशित करती है, जिसमें चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में, उसको पहली रैंक मिली है। वहीं भारत के इसमें 4 एयरपोर्ट शामिल है, जिसमें पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा बेंगलुरु कैंपागौड़ा एयरपोर्ट और वहीं चौथा GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। ये कई बार प्रश्न आ जाता है कि इंडिया के कितने एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग में है, तो ध्यान रखिए 4 एयरपोर्ट्स। उसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, ई प्लेन कंपनी के सहयोग से eVTOL विमान किसने विकसित किया? IIT मैड्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर? इसका सही उत्तर है ए, IIT मद्रास ने हाल ही में eVTOL विमान विकसित किया है, जिसको 2024 के अंत तक परीक्षण करना है। इसी के साथ ये देख लेते हैं, IIT मद्रास ई प्लेन संयुक्त रूप से विकसित हो रहा है। वहीं ई प्लेन के संस्थापक कौन है? सत्यनारायण चक्रवर्ती। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर टैक्सी का नाम क्या रखा है? E200X, जो कि प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मतलब इसका परीक्षण चल रहा है। eVTOL आया कब? मतलब eVTOल ये टेक्नोलॉजी कब आई? 2009 में नासा द्वारा, ठीक है। उत्वर्त टेक ऑफ, इसको क्यों इंपॉर्टेंट है eVTOल? कि मतलब ये जब टेक ऑफ करता है ना और लैंडिंग करता है, ये विद्युत शक्ति का यूज करेगा। बाकी आप देखो पेट्रोल डीजल इन सब का नहीं, सीधा इलेक्ट्रिक पावर यूज करेगा। इसलिए कहते हैं कि रेवोल्यूशन ला देगा इस फील्ड में। क्योंकि अगर आपको शहरों में देखिए इतना कंजेशन हो गया है, ट्रांसपोर्ट की इतनी परेशानियां हैं, एक जगह से दूसरे जाने में कई बार 2-3 घंटे लगे। तो एयर टैक्सी का आने वाले समय में एयर टैक्सी आने वाली है,
इसकी भी उड़ान होगी। अब देखते हैं आसमान में अगर टैक्सियां उड़ेंगी तो पंछी कहाँ उड़ेंगे।